स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना, या हम इसको पूंजी संगठन, पूंजी का ढांचा और पूंजी का स्वरूप भी कहते हैं। कई बार हम कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन को एक ही समझ लेते हैं, किंतु दोनों में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। कैपिटलाइजेशन मीन्स पूंजी की मात्रा को निश्चित करने से होता है, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर का आशय पूंजी के स्वरूप या प्रकार को निश्चित करने से होता है। या हम ये कह सकते हैं, कैपिटलाइजेशन के अंतर्गत केवल पूंजी की मात्रा, कुल मात्रा का निर्धारण किया जाता है, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटलाइजेशन के बाद की जो क्रिया है, इट मीन्स विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के परस्पर रेशियो को निश्चित करने की क्रिया से होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स अ पैटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म. Capital structure is a permanent long-term financing that is represented by long-term debt, preference share capital, equity share capital, and retained earnings. It means capital structure के अंतर्गत यह डिसाइड किया जाता है कि कुल पूंजी का टोटल जो कैपिटल है उसका कितना भाग डिबेंचर्स के रूप में होगा, कितना भाग प्रेफरेंस शेयर के रूप में होगा, या फिर कितना भाग शेयर्स के रूप में होगा, और शेयर्स में भी कितना भाग इक्विटी शेयर के रूप में होगा और कितना भाग प्रेफरेंस शेयर के रूप में होगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू R.H. Wessels, the term capital structure is frequently used to indicate the long-term source of funds employed in a business. Capital structure refers to the combination of mix of debt and equity which an enterprise uses of finance its long-term requirement. इट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत केवल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को सम्मिलित किया जाता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लॉन्ग टर्म डेब्ट, इट मीन्स डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड अदर लोन्स आदि को शामिल किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल का अर्थ कैपिटल स्ट्रक्चर से होता है। क्लियर? या हम ये भी कह सकते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें केवल लॉन्ग टर्म जो डेब्ट हैं उनको शामिल किया जाता है। समझ लीजिए इसे और अच्छे से। कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स या ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में केवल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को शामिल किया जाता है। फैक्टर डिटर्मिनेशन कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर को जो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, वो दो तरह के हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स हैं वो है नेचर ऑफ बिजनेस। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत जब निर्धारण करते हैं उस समय जो बिजनेस का नेचर वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। क्रय विक्रय करने वाली जो संस्था है उसको कार्यशील पूंजी की तुलना में फिक्स्ड कैपिटल की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि जो उत्पादक व्यवसाय है उसमें पूंजी का जो अधिकांश भाग फिक्स्ड कैपिटल के रूप में लगा होता है। इसी कारण जो उत्पादन जो व्यवसाय हैं उनकी ऋण प्राप्त करने की क्षमता अधिक होती है एवं उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का जो समावेश वो ज़्यादा होता है। कुछ वित्तीय संस्थाएं, जैसे हम बात करें बैंक और बीमा कंपनियों, इनके पास फिक्स जो असेट्स हैं वो अधिक नहीं होती, किंतु फिर भी अपनी गुडविल के आधार पर जनता से, साख के आधार पर जनता से ऋण प्राप्त में सफल हो जाती हैं। रेगुलरिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ इनकम। आय की मात्रा किस स्तर तक निश्चित और नियमित है, इस बात पर भी जो संस्था है उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर निर्धारित होती है। ऐसी संस्थाएं जिनकी इनकम भले ही नियमित न हो किंतु इनकम इतनी निश्चित हो ताकि इस राशि से लाभांश चुकाने के बाद भी कुछ अमाउंट बच जाए, वह संस्था प्रेफरेंस शेयर का निर्गमन करती है।
ऐसी संस्था जिनकी लिक्विड पोजीशन अच्छी हो तथा आय में निश्चितता हो या नियमितता हो, वह सट्टेबाजी के चक्कर में नहीं पड़ती और अनियमित अस्थिर आय जहां संभावना कम होती है वहां सामान्य अंश निर्मित किए जाते हैं। डिजायर टू कंट्रोल द बिजनेस। व्यवसाय की पूंजी संरचना व्यवसाय के नियंत्रण की इच्छा पर भी निर्भर करती है। यदि व्यवसाय के जो मैनेजमेंट है वो व्यापार पर खुद कंट्रोल करना चाहते हैं तो इक्विटी शेयर जो शेयर्स हैं उनका एक बड़ा भाग अपने पास रख लेते हैं तथा शेष भाग छोटे छोटे शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं। जैसे कैपिटल के लिए प्रेफरेंस शेयर का निगमन किया जाता है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को मतदान का अधिकार नहीं होता, तो ऐसे विनियोक्ता को एक निश्चित लाभ और सुरक्षा को अधिक महत्व देते हैं। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रबंधकों के सोचने के ढंग का प्रभाव भी पड़ता है कि वे आय की जो अनिश्चितता और जोखिम का मुकाबला किस प्रकार से करना चाहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर ही वे कैपिटल जो शेयर पूंजी है और डेब्ट कैपिटल है उसका अनुपात निश्चित करते हैं। फ्यूचर प्लान्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डिजायर। व्यापार पर जो भावी योजना है और जो इच्छित जो लोचता है उसका प्रभाव भी पड़ता है। व्यवसाय की पूंजी संरचना भविष्य योजनाओं को ध्यान में रखकर की जाती है, हम सभी जानते हैं। यदि फ्यूचर में व्यापार के विस्तार की जो संभावना है तो अधिकृत पूंजी की मात्रा अधिक रखनी पड़ती है ताकि फ्यूचर में पर्याप्त धन प्राप्त किया जा सके। इसी प्रकार संस्था कुछ शोध पूर्व अधिकार अंशों का भी निर्माण कर सकती है ताकि अतिरिक्त पूंजी को वापस किया जा सके। तो इस तरह से भावी योजना और इच्छित लोचता भी इस पर प्रभाव डालती है। फिर है फ्रीडम ऑफ वर्किंग। कार्य के अगर फ्रीडम है तो उसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि व्यवसाय के कुछ संस्थापक ऐसे होते हैं जो अपने कार्य में किसी बाह्य व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं पसंद करते, तो वे इस प्रकार की पूंजी संरचना करते हैं ताकि उनके हाथ में समस्त जो पॉलिसी है उसका निर्धारण और क्रियान्वयन का अधिकार आ जाए। ऐसी स्थिति में साम्य अंश पूंजी का ही निर्गमन करते हैं, डेब्ट कैपिटल का उसका निर्गमन नहीं करते हैं। ऐसा करने से डिफ्लेशन में उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति गिरने से प्राइस पॉलिसी में परिवर्तन करने की जो गुंजाइश रहती है, इससे वित्तीय संकट के समय सरल पूंजी संरचना वाली संस्थाएं अपनी असेट्स पर प्रभाव उत्पन्न करके डेब्ट कैपिटल को प्राप्त कर सकती हैं। ऑपरेटिंग रेशियो परिचालन अनुपात। व्यवसाय की जो ग्रॉस इनकम है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे हम कहेंगे मटेरियल, लेबर, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं आदि के बीच निकाला गया अनुपात होता है। यदि व्यवसाय में ग्रॉस इनकम मान लीजिए 10,000 रुपीज़ है, ग्रॉस इनकम 10,000 रुपीज़ है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 8,500 रुपीज़ है, तो जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो होगा 85%। क्लियर? तो यह अनुपात उच्च परिचालन अनुपात होगा, हाई ऑपरेटिंग रेशियो होगा। और हाई ऑपरेटिंग रेशियो ऐसे व्यवसाय का होता है जिनमें मुख्य रूप से वस्तुओं का क्रय विक्रय, मरम्मत और प्रोसेसिंग किया जाता है तथा जिससे फिक्स्ड असेट्स व यंत्रों का कम प्रयोग और मानवीय श्रम का अधिक प्रयोग होता है। इससे विपरीत जो लो ऑपरेटिंग रेशियो होता है सामान्यतः उत्पादक किसमें होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में पाया जाता है। ऐसे व्यवसाय में फिक्स कैपिटल व फिक्स असेट्स व संयंत्र का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है। तो ऑपरेटिंग रेशियो का कहेंगे कि घनिष्ठ संबंध होता है कैपिटल स्ट्रक्चर से। जिस व्यवसाय का ऑपरेटिंग रेशियो अधिक होगा वहाँ
टोटल इनकम की तुलना में फिक्स एसेट्स एवं कैपिटलाइजेशन की मात्रा कम होती है। तो इस तरह से ये एक फैक्टर है जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। ट्रेडिंग और इक्विटी, व्यवसाय के प्रवर्तक, संचालक और प्रबंधक जो अधिक लाभ के आकांक्षी होते हैं ट्रेडिंग और इक्विटी का सहारा लेते हैं। ट्रेडिंग और इक्विटी के अनुसार संस्था का एक द्वारा थोड़ी सी मात्रा में सामान्य अंशों का निर्माण करके शेष पूंजी की व्यवस्था दीर्घकालीन पूंजी से की जाती है तथा अधिकांश व्यवसाय का संचालन इन्हीं लॉन्ग टर्म कैपिटल से किया जाता है। ऐसा करने से संस्था के जो स्वामी हैं उनको न्यूनतम विनियोग करके अधिकतम असेट्स के अधिकारी बन जाते हैं। और ट्रेडिंग और इक्विटी का जो प्रिंसिपल है सामान्यतः हम तभी अपनाते हैं जब व्यवसाय में आय ऋण पूंजी पर दिए जाने वाले जो इंटरेस्ट है वो उससे अधिक होती है। इस प्रकार ट्रेडिंग और इक्विटी की स्थिति में कैपिटल स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल तो कम मात्रा में होती है जबकि लॉन्ग टर्म डेब्ट की मात्रा अधिक होती है। गियर रेशियो, कुल कैपिटलाइजेशन की तुलना में साम्य पूंजी का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं? गियर रेशियो कहते हैं। मान लीजिए टोटल कैपिटलाइजेशन जो है वो 10,000 रुपीज़ है। टोटल कैपिटलाइजेशन है 10,000 रुपीज़ तथा जो साम्य अंश पूंजी है वो है 1,500 रुपीज़। तो जो गियर रेशियो होगा वो कितना होगा? 15:85 गियर रेशियो। तो यह निम्न गियर रेशियो कहा जाएगा, लॉ गियर रेशियो। यदि यह अनुपात 85:15 होता तो किसे ये कहेंगे? हाई गियर रेशियो। सामान्यतः व्यवसाय का गियर रेशियो जितना नीचा होता है बाजार में अंशों से उतनी ही अधिक सट्टेबाजी की संभावना होती है, तो अंशों के मूल्य में उतने ही अधिक उतार चढ़ाव रहते हैं और संस्था के प्रवर्तक सदैव लो गियर रेशियो चाहते हैं। क्लियर? नाउ एक्सटर्नल फैक्टर, एनवायरनमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार का वातावरण। कैपिटल स्ट्रक्चर के निर्धारण में जो एनवायरनमेंट है पूंजी बाजार का वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डिफ्लेशन की कंडीशन में सामान्यतः ब्याज दर कम होती है तथा लाभ मात्रा के बारे में भी अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है, इसलिए ऋण पत्र जनता में अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं। और डिफ्लेशन में इन कारणों से डिबेंचर्स का निर्गमन किया जाता है। ब्याज की दर कम होने के कारण अधिक ब्याज दर वाले ऋण पत्रों के स्थान पर कम इंटरेस्ट वाले ऋण पत्रों को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जबकि इन्फ्लेशन काल में लाभ अर्जन की संभावना बढ़ जाती है तथा लोगों के पास विनियोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में धन होता है। इस कारण जो जनरल शेयर्स हैं उनकी मांग बाजार में बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन में की जाने वाली कैपिटल स्ट्रक्चर में न केवल साम्य अंश पूंजी ही अधिक होती है, साथ ही साम्य अंशों पर भारी मांग के कारण उन पे जो प्रीमियम है उन पे भी उनको निर्मित किया जाता है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, विनियोक्ता की जो प्रकृति है उस पर भी कैपिटल स्ट्रक्चर प्रभावित होती है। कई विनियोक्ता साहसी तथा जोखिम उठाने की प्रकृति से मुक्त होते हैं, तो कई विनियोक्ता बहुत ही साहस उठाने वाले होते हैं, जोखिम उठाने वाले होते हैं। तो जो अपनी पूंजी को नियमित और निश्चित आय तथा धन सुरक्षा चाहते हैं भले ही यह आय कम हो। सामान्यतः अधिक पूंजी वाले विनियोक्ता साहसी होते हैं, जबकि जिनके पास कैपिटल की मात्रा कम होती है वो कैसे होते हैं? भीरू प्रकृति के होते हैं। साहसी विनियोक्ता अंश पूंजी के रूप में विनियोग करना पसंद करते हैं, जबकि जो ये कहेंगे कि भीरू प्रकृति के विनियोक्ता है वो पूर्वाधिकारी अंश और ऋण पत्रों में अपना धन लगाने के पक्ष में होते हैं। और कुछ विनियोक्ता कैसे कहेंगे हम? ढुलमिल प्रकृति के होते हैं, ठीक है चलो हो जाएगा, जिनके लिए कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का निर्गमन अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इशू, पूंजी निर्गमन की लागत। पूंजी निर्गमन की लागत है उस पर भी वित्तीय संरचना का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंतर्गत पूंजी निर्गमन संबंधी विविध जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे हम कहेंगे
अंडरराइटिंग चार्जेस, ब्रोकरेज, डिस्काउंट, ये आते हैं। कोई भी व्यावसायिक संस्था सामान्यतः उन्हीं प्रतिभूतियों के निर्माण पर अधिक जोर देती है जिनके निर्माण की लागत क्या हो, न्यूनतम हो। व्यवहार रूप में पूंजी निर्माण की जो कॉस्ट है उसके साथ ही पूंजी के उचित अनुपात का भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। देश में प्रचलित जो कानून है और विधान है और उसमें परिवर्तन की जो संभावना भी, इन सब का प्रभाव भी पूंजी संरचना पर पड़ता है। ये सभी पूंजी संरचना को निर्धारित करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं कि भारत में जो कंपनियां हैं उनकी आय ऊंची दरों से कर लगाया जाता है। ठीक है, उनकी आय पर ऊंची दरों से कर लगाया जाता है, जबकि ऋण पत्रों पर देय ब्याज की राशि कंपनी की कुल आय का आकलन करते समय हटा दिया जाता है। इसलिए कंपनियां साधारण अंशों की बजाय डिबेंचर्स का निर्गमन अधिक पसंद करती हैं। और ये भी कह सकते हैं कि देश में जो प्रचलित कानून